भानु प्रताप जी साडे नाल जो सुप्रीम कोर्ट दे एडवोकेट ने वो जुड़े हुए ने। स्टेज पर आज आपने जो बातें कही वो अकाल चैनल पे ऑलरेडी वहाँ से लाइव सुनी, तो आप निष्कर्ष के तौर पे जो आपने जो बात आज जो पेश की है उसको कैसे बताना चाहेंगे? बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट, क्योंकि स्टेज पे सारा जो लोग अकाल चैनल पे ऑलरेडी लाइव सुना लोगों ने। आप इसके माध्यम से क्या बताएं? देखिए बहुत सिंपल, एक तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, दुनिया को नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। जो बात मैंने कही इस स्टेज से, बहुत इसका सीधा सार है कि मोदी सरकार जिस खुली नीति का, हालांकि इस नीति को 1991 में कांग्रेस ने शुरू किया, ये खुली बाजार की नीति है और जिसके होते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं, बट मोदी सरकार जिस गुलामी के साथ इस सबको जो है उद्योगपतियों के लिए कर रही है, ये खुले बाजार की नीति इस देश में नहीं चल सकती। और जहां की आप ये सारी प्रेरणा लेकर ये सब काम कर रहे हो, वहां भी अगर आप देखो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने उन वहां के किसानों को बर्बाद कर दिया। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि वॉलमार्ट ने जब वहां डेयरी उसमें क्षेत्र में वो घुसी तो 1970 में जो 6.5 लाख डेयरियां थी, 2017 के एंड तक मात्र 40,219 डेयरियां रह गई। इसका मतलब पूरा सफाया कर दिया। ठीक इसी तरह से जो संभावना जताई जा रही है इन बड़े उद्योगपतियों को आने के बाद, अंबानी और अडानी जैसे, और ये वॉलमार्ट भी और भी आएंगे, कुछ 5-7 लोग हैं, इनकी वजह से जो किसान है वो पूरा तबाह हो जाएगा। और केवल किसान ही नहीं, इस देश का मजदूर, आम आदमी, मध्यम वर्ग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देश को बर्बाद करने के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। जानना चाहूंगा, आपने कहा कि भाई कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी नीतियां लाई जा रही थी, थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है। मैं चाहूंगा वो कंफ्यूजन आप दूर कर दे। कांग्रेस क्या ला रही थी, बीजेपी क्या लेके आई है, क्या वो सेम थी या उसमें कोई फर्क था, उसका क्या नाम? देखिए, खुले बाजार की नीतियां हमारे देश में जो शुरू हुई है, ओपन मार्केट की जो बात है, वो जब नरसिम्हा राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके जमाने से शुरू हुई। और अगर आप देखें तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जीएसटी की बात करें, जैसे आप आधार कार्ड की बात करें, जैसे आप एफडीआई की बात करें, ये वो चीजें हैं जो सारी की सारी कांग्रेस भी इस पे काम करती रही। लेकिन यही बीजेपी है, जब कांग्रेस इनको लाती थी तो यही बीजेपी विरोध करती थी। अगर आप पार्लियामेंट की 2011-2012 की सारी प्रोसीडिंग्स देखेंगे, उसमें सब पता लग जाएगा। जो बात आज किसान कह रहे हैं, जो संदेह आज किसान बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में होगा, ये सारी की सारी चीजें पार्लियामेंट की डिबेट में है। उसको निकाल के देखा जाए, चाहे अरुण जेटली की हो, अरुण जेटली की हो, चाहे सुषमा स्वराज, ये वीडियो काफी वायरल है, तो वो सही है। उसका असल सच बताएंगे वो क्या बात हो रही थी, क्योंकि उसमें सिर्फ वो दोनों वीडियो जरूर दिखाएंगे। उनका बहुत सिंपल सा है, अगर आप उसको देखें, जो हम कह रहे हैं आज कि जो ये कानून आप लेके आ रहे हो, ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए है। इससे किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और जो जमीन है जो आज तक किसान के पास है, वो किसान के हाथ से निकल के धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगी। अगर आप थोड़ा सा देखें, पीछे चले जाएं तो 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर देखें तो जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो ऐसे ही करते थे कि किसान जो होता था वो अपने काम के लिए कि उससे कर्जा लिया, थोड़ा सा कर्जा, माना कर्जा तो लिया 100 रुपए, और उसमें साहूकार ने चढ़ा दिया उसमें 1000 रुपए। धीरे धीरे होता क्या था कि जो किसान है उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है सिर्फ काम करती रहती थी और वो कर्जा ही नहीं निकलता था। यही चीजें अभी ये होने वाली हैं। और ये खेती जो बची हुई थी, इसी को कॉर्पोरेट जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उसी के लिए ये इसमें जो मोदी सरकार ने किया, लेकिन एक है कि कांग्रेस सरकार ने इस गुलामी के साथ नहीं काम किया जिस गुलामी से मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से देश को गिरवी रख दिया, 2-4 जो है पूंजीपति उनकी चौखट पर। जानना चाहूंगा थोड़ा सा एक क्लैरिटी लोगों में लाने की बड़ी जरूरत है। आज बीजेपी सरकार ये बिल लेके आती है, कांग्रेस विरोध कर रही है दबा के, उनके हर स्टेट में विरोध हो रहा है। पर जो हम सुषमा स्वराज की, अरुण जेटली की अगर वो डिबेट्स की वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वो बिल लेके आना चाह रही थी, तो आज कांग्रेस उसी का विरोध कर रही है। क्या वो सेम थे या कुछ मिलते जुलते थे? क्योंकि अगर वो सेम थे, एक जैसे थे, तो पाक साफ तो कांग्रेस भी नहीं है, यानी कि आज वो भी राजनीति कर रही है। उसके बारे में डिटेल देखिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस भी बिल्कुल पाक साफ नहीं है। और हकीकत में देखा जाए तो शायद ये कांग्रेस की ही नीतियां हैं जिनको आज जो देश के सामने समस्या खड़ी हो रही है, बीजेपी ने उनको बहुत जो मतलब ज्यादा आक्रामक रूप से उनको लागू किया है। जैसे एफडीआई की मैं बात करता हूं, कांग्रेस चाहती थी एफडीआई लाना, लेकिन उसने एक लिमिट रखी थी कि
49% से ज्यादा हम इसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि 100% कर दिया। ये अंतर है। 100% का मतलब होगा जब 50% आप कर देंगे तो आप जिस क्षेत्र में भी आधी मार रहे थे पूरी मार रहे थे। निश्चित रूप से, निश्चित आप ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रोल तो मतलब उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में कंट्रोल भारतीयों के पास रहता, बाकी वो भी हिस्सेदार उसमें होते। लेकिन यहां क्या हो गया है कि इन्होंने सारी चीजें खोल दी। यहां तक कि जो डिफेंस का भी फील्ड है उस फील्ड में भी इन्होंने 100% एफडीआई की बात कर दी है। दूसरा, जिस तरह से ये सारी चीजें कानून कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में एक बात थी और ये हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी बिल अगर आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की अलग अलग बिल्स के लिए अलग अलग जो है फील्ड है, उनके लिए कमेटियां हैं, पार्लियामेंट की कमेटी, उन कमेटीज को वो बिल भेजा जाता था ताकि उसमें स्टैंडिंग कमेटी, ताकि उसमें बहुत विशद रूप से डिस्कशन हो सके। क्योंकि होता क्या है, आप उसको कमेटियों को समझे, उसमें एक चीज है कि जो एक व्यक्ति, माना आप और हम सब एक पार्टी के वो हैं, सांसद हैं, हम ओपनली अगर पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे तो हम अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर वो कमेटी में हम बात रखते हैं तो कमेटी में हम कुछ भी जो हमें लगता है ठीक है, जो देश के लिए बेहतर है, हम वो सारी बातें बताएंगे। क्योंकि कमेटी की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो बाहर नहीं बताई जा सकती, और कमेटी में आप जो भी कहेंगे उस पर किसी तरह का कोई काम, किसी तरह की कोई उस पर जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई पार्टी उस पर नहीं कर सकती। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है उसमें हर पार्टी का एक मेंबर होता था, इंटेलेक्चुअल्स होते थे। अगर कमेटी को जरूरत पड़े तो देश में अच्छे अच्छे जो ज्ञानी क्षेत्र थे उस फील्ड के, उनको भी बुला के उनसे सलाह ली जाती थी, उनसे पूछा जाता था, और जो बेस्ट होता था वो उसमें बिल में इंक्लूड करके देन पार्लियामेंट में लाया जाता था। मतलब यानी कि ये जो प्रोसीजर ये होता था, जिसके अंदर देखिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए कई चीजें मिसिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ है ना, जो मतलब जो संविधान है उसके, क्योंकि मैं कुछ वकीलों से मिला, उन्होंने कहा कि ये जो नए ऑर्डिनेंस है जो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, और कहते हैं कि जैसे जमाखोरी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना, जबकि जमाखोरी एक अपराध है। उसके अलावा कई और चीज़ें उसमें बताई गई कि जो स्टेट एक्ट है एग्रीकल्चर, उसकी धज्जियां उड़ा रही है, जबकि संविधान कहता है कि स्टेट का एग्रीकल्चर राइट है। तो क्या ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से या एक ऐसे पैनल से या एक फाइनेंस एक्सपर्ट से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनसे डिस्कस नहीं की गई? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो, प्रेसिडेंट को पावर है, अगर किसी विषय पर सलाह लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकता है। बट यहाँ एक अलग चीज है, अलग चीज ये है कि पिछले जब ये इस 2019 में ये सरकार चुन के आई है, उसके बाद से एक भी बिल को पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको नहीं भेजा गया, जबकि होना ये चाहिए कि आपने बिल ड्राफ्ट किया, आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए ताकि बेस्ट से बेस्ट जो चीजें हैं वो निकल के आ सकें। आप ही सर्वज्ञानी नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ये समझते हैं कि आपसे बड़ा जो ज्ञानी नहीं है। मतलब उनको नहीं भेजा गया? नहीं, क्या वो क्या कोरोना के चलते अवकाश में थे? ये सब बेकार बहाने हैं। आप कोरोना के चलते आप सारा काम करते हैं, आपने मंदिर का जो है आपने भूमि पूजन किया नहीं क्या कोरोना के चलते? कोरोना के चलते आपने बिहार में इलेक्शन कराया नहीं कराया? जब 1 लाख लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे कोरोना से, तब आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं आप, और उसके बाद जीतने के बाद आप जश्न मना रहे हैं। आप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री उसमें है, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई सब कुछ। प्रधानमंत्री क्या किसी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं? कोई प्रोटोकॉल है? किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझना जरूरी है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में ही, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसकी प्रियम्बल है उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत में जो भी सरकार होगी, सरकार का कोई धर्म नहीं है, और एक प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष का उद्घाटन कर रहा है, जाके उसका शिलान्यास कर रहा है, ये देश के संविधान के खिलाफ है और संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली स्थिति है। इसके लिए सीधा है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान की कौन सी धारा कहती है? नहीं, संविधान की जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही डिसीजन इस बात पर दिए हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी वो उसी तौर पे आते हैं, इसी पॉइंट पर आते हैं, भारत का संसद भवन, उसका अभी जो नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ मैं नाम नहीं लूंगा पर सिर्फ एक ही रिलीजन की जो प्रेयर्स को, ऑफरिंग्स को ऑफर किया गया। तो क्या इससे धर्मनिरपेक्षता, क्या संसद में क्या सभी धर्म के लोग नहीं हैं? क्या भारत धर्मों का नहीं है? एक ही धर्म के जो ऑफरिंग्स को क्यों वहां पर इनिशिएट किया गया? यहाँ तो सबकी कर लेनी चाहिए थी, यहाँ कोई और तरीका भी ढूंढना, क्योंकि पहले भी तो संसद भवन बना ही था ना, वो कैसे बना था? इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि मैं बार बार मंच से कहता हूं 2025 में ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि संविधान को पूरी तरह से अब धता बता के
प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि उसका शिलान्यास कर रहे हैं, जो कि कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री एक ही धर्म की प्रेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी का जो बड़ी रिनाउंड फिगर है उसका देहांत भी हो जाता है तो उसकी जब अंतिम संस्कार होता है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं, और ऐसी भी कोई भी होती है। संसद भवन किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, मोदी जी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्वाभाविक इस देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समाज के लोग रहते हैं। जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप सबको सम्मान दीजिए। और आप एक तरह की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए लोगों को। अफसोस ये है कि लोग भूल जाते हैं। इसका बिल्कुल सीधा मैसेज ये है कि 2025 में जो आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने जा रहे हैं, ये उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। नई संसद की जरूरत क्या है, मुझे आप बताइए। आप क्या जरूरत है? नई संसद की कोई जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं विस्ता के नाम से, जो सारा सब कुछ आप कर रहे हैं, और एक धर्म विशेष की बात आप सब कुछ कर रहे हैं लगातार। गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत ज्यादा जीडीपी लॉस में है, कोरोना के चक्कर में क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो ये भी सवाल का जवाब दे। आपके सवाल से मैं सवाल पूछता हूं मोदी जी से, जब जीडीपी लॉस में है, जब आपने सारे रोजगार पूरी तरह से ठप कर दिए हैं, 35 करोड़ लोग इस समय आज इस देश में बेरोजगार हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो आपने बनाए नहीं, टोटल 184 हैं, उनको एक एक करके आप बेच रहे हैं, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसे समय में जब नौकरियां, आप एक को भी नौकरियां नहीं दे रहे, तब सरकार का खर्चा 20% कैसे बढ़ गया? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। सरकार जीडीपी की बात करिए तो स्वाभाविक है, जब जीडीपी हमारी डाउन जा रही है, सरकार का खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन सरकार का खर्चा 20% बढ़ गया। यह सवाल सब लोगों को पूछना चाहिए, कैसे बढ़ गया? नौकरी आप दे नहीं रहे, आप किसी तरह की मदद कर नहीं रहे, लोगों का डीए भी आपने काट लिया, लोगों की जो पे है वो भी आप काट रहे हैं। सांसदों को कह रहे हैं कि अपनी तनख्वाहें दे, बाकियों को भी कहा नहीं, निश्चित रूप से क्या किस तरह से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सवाल भी लोगों को पूछना चाहिए कि आपका कैसे बढ़ गया। और फिर जब जीडीपी डाउन में जा रही है, उसी समय प्रधानमंत्री अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज मंगा रहे हैं घूमने के लिए। दो मंगाए 20,000 करोड़ का हो गए सीधे सीधे, तो प्रधानमंत्री कैसे मंगा रहे हैं? जबकि उन 20,000 करोड़ में 20 जो हमारे रफाल विमान है वो आते सरकार की अपनी जो घोषणा है कि इतने का एक रफाल आता है। तो सरकार से ही पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्यों कर रहे हैं आप ये सारा सब कुछ? किस लिए कर रहे हैं आप? क्या देश के लिए कर रहे हैं या आपका कुछ और उद्देश्य है? और ये जो सारी चीजें की गई हैं और सरकार किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं, मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है, ये उसी के तहत है। ये सारी की सारी चीजें उसी के तहत हैं। और ये जो कानून लाए गए हैं, बिल्कुल सही कहा, पर मैं उसको और क्लियर करता हूं। देखिए, ये स्टेट का मसला है। ये कानून जो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग जो दोनों कानून बनाए गए हैं नई निजी मंडियों के लिए, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। जो संविधान के अनुच्छेद 246 में जो 7वीं अनुसूची है, उसमें यूनियन लिस्ट में वो नहीं है। जो स्टेट लिस्ट है दूसरे नंबर पर, उसमें है ये 14वें और 28वें नंबर पर है। और जिस 33 में कंकरेंट लिस्ट की बात कर रही है सरकार संवर्धित सूची की, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स से एग्रीकल्चर और मार्केटिंग नहीं है। इसलिए सरकार बार बार जो काम कर रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है, ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए। आपको जो अधिकार है उसी में तो कर सकते हैं आप। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका मन में जो आए वो कर दें आप। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि संविधान ने हर किसी स्टेट की अलग नीड है। इन्होंने कहा कि असम में चाय की खेती होती है, वहां पर अलग है, राजस्थान में पानी की कमी, यहाँ पर अलग खेती है, हिमाचल में सीढ़ीदार खेती होती है, पंजाब में अलग है, जम्मू कश्मीर, यानी कि हर स्टेट की अपनी इंडिविजुअल नीड्स हो सकती है। नहीं, न केवल हर स्टेट की, बल्कि सरकार के जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनकी भी अलग अलग जिम्मेदारी है। इसके अलावा देश में जिस तरह से बांटा गया है कि न्यायपालिका अलग है, स्वतंत्र है। अगर संविधान को ये सरकार जो है पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करती है, उसके विरोध में काम करती है, तो न्यायपालिका उसको संभालेगी। न्यायपालिका को इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया, अलग रखा गया। एग्जीक्यूटिव जो है, यानी जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल है, ये जो काम करेगी, ये काम करेगी। कानून कौन बनाएगी? वो संसद। मोदी जी ने पूरा खत्म कर दिया, यानी व्यवस्था भी का जो है, संसद जो है, उसका काम है कानून बनाना। और जब वो कानून बनाती है तो वो कमेटी को भेजती है, जैसे भेजे ना जाने चाहिए। लेकिन मोदी जी ने पिछले 1.5 साल में, जब से ये सरकार बन के आई है, कोई बिल नहीं भेजा है। आखिर में उनको डर क्या है? क्या दिक्कत है आपकी? ये आपके दिमाग में क्या गंदगी है जो इस देश को तबाह करने पर आप तुले? बताना तो पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आएगा आप कर देंगे। 135 करोड़ लोगों को आप अपने हिसाब से हाँक नहीं सकते। इस देश का एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपना अस्तित्व रखता है, और वो व्यक्ति इस देश का ही है, देशभक्त है। उसको जवाब देना होगा, जिसके आप नौकर हैं। आप यहाँ इसके खुदा नहीं हैं, आप मालिक नहीं, यू आर पब्लिक सर्वेंट।
तो आप पब्लिक सर्वेंट है, देश के पब्लिक के नौकर हैं आप, और आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हर चीज को जो वो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो आपने बात बताई है, ये वही उसी श्रृंखला में है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो व्यक्ति इस देश में रहेगा या तो वो हिंदू बनकर रहेगा, नहीं तो इस देश में गुलाम बनकर रहेगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये अब सबको सोचना है कि वो जिस धर्म में है वो अपने धर्म का मान सम्मान करते हैं, उसका पालन करेंगे जिसका संविधान ने अधिकार दिया है, या वो गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या एक क्रूर व्यक्ति के हाथों खत्म होना चाहते हैं। ये लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, कुछ कह रहे थे आप? अभी जो वकील साहब ने जो बताया थे कि जो किसानों के जमीन कैसे जाएंगे, असम एक उदाहरण है। सबको अगर पता नहीं तो पता कर लीजिएगा। असम में जो चाय बागान के मालिक है उसके पास कम से कम 150 किलोमीटर, एक आधा एकड़ की बात नहीं करूँ मैं, एक जो चाय बागान के जो एरिया जो है 150 एकड़ की किलोमीटर के अंदर में दायरे में होता है। पहले छोटे छोटे किसान के 4 एकड़ 5 एकड़ किसान के होते थे, वो धीरे धीरे जो उनको लोन चुका नहीं पाते थे, वो जमीन जो है टाटा और बिरला ने उसको हड़प लिया। तो इसी तरीके से जो है आज जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो इस तरीके का होगा, और कल जो है अडानी के सारे जमीनें होगी। और ये जो है हमारे जो ऊंचे मंजिल में जो रहते हैं, जो हमारे जो 5वीं मंजिल में 15 मंजिल में जो सेकंड क्लास फैमिली का जो रहता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको पड़ेगा। क्योंकि जो किसान है उसके पास तो कम से कम जो है साल भर की जो अनाज है वो अपने लिए जमा करके रख सकता है और खा सकता है। लेकिन जो उसको सारे अधिकार 10वीं मंजिल में जो मीडियम फैमिली के जो फैमिलीज है, वो कहाँ से आप जमा करके उसको रखेगा। ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा जो मीडियम फैमिली का जो है, जो अभी इस आंदोलन को जो गालियाँ दे रहे हैं, जो ऊंचे बिल्डिंग में बैठ करके, वो उनको आना चाहिए, यहाँ पर समझना चाहिए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा उनको। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन जो है उनके पाँव के नीचे जो जमीन खिसक गया होगा वो देर हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, ये उनसे अपील है जी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से कुछ वीर आए ने, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। हाँ जी, हाँ जी। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं दिल्ली में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली में मैं एनेस्थीसिया प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, वकील साहब ने ये जो बात बोली कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू हैं असल में इसको भी बड़े समझने की ज़रूरत है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, मतलब ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। मनु सही मायने में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, मनुवाद, जो लोग मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं वो स्थापित करना जो लोग थोड़ी सी गलत है हमारे लोगों में, जो कुछ हिंदू हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू समझते हैं, वो भी हिंदू नहीं है। इस देश में मुश्किल से 10% लोग हैं जो ब्राह्मण राज को प्रमोट करने की बात करते हैं, बाकी के सारे % हिंदू नहीं है, वो आज भी गुलाम है। उनको ये गलतफहमी है क्योंकि हिंदू के नाम से उनको लड़ाया जाता है। आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि हिंदू के नाम से उनको इकट्ठा करते हैं और दलित और ओबीसी और एसटी और मुस्लिम और सिख के नाम से उनको पिटाई करते हैं। तो ये जो है राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मण के हाथों में रहना चाहता है। जैसे ब्राह्मण की एक आइडियोलॉजी होती है कि ब्राह्मण सबसे सुप्रीम होगा, बाकी छत्री उसके नीचे होगा। छत्री का बेटा चाहे कितना IAS बड़ा हो या कलेक्टर हो या जमींदार हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण का बेटा अगर 8वीं फेल है उसके वो चरण स्पर्श करेगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये आइडियोलॉजी है। अच्छा, समझने की बात ये है, शायद इसीलिए रामनाथ कोविंद भी इनवाइटेड नहीं थे क्या? नहीं, रामनाथ कोविंद जी क्योंकि गुलाम है, और गुलाम को इसलिए बनाया गया ताकि वो कुछ भी जो काम कराने हैं वो गुलाम बड़े आराम से करता, वो आवाज नहीं उठा सकता। अफसोस कि देश के राष्ट्रपति जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज के होने के नाते उन्हें जो अधिकार मिला उस संविधान ने दिया, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, जिनकी वजह से वो पढ़ सके, जिनकी वजह से वो MP बन सके, जिनकी वजह से वो वकील बने, जिनकी वजह से राष्ट्रपति बने। उन्हें कम से कम देश के संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और नहीं तो मैं एक उदाहरण देता हूं, वो समझ जाएंगे। राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे, एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, वो देश के हित में नहीं था, और माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर बड़े समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उस पोस्ट ऑफिस बिल पर साइन ही करके नहीं दिए, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को अभी साइन करने, उसकी मर्जी है, करे ना करे। आप ये नहीं कह सकते। नो, कोई प्रेशर नहीं। जो गुलाम होगा प्रेशर वही मानेगा, जो समझदार व्यक्ति होगा प्रेशर नहीं मानेगा। मैं और 2 उदाहरण देता हूं। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम साहब रहे, आपने देखा होगा किसी की भी कोई गलत बात नहीं मानी। और उससे पहले जो रहे, क्या नाम था उनका, नहीं, एक और रहे हैं, आर के नारायण साहब, बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे, उन्होंने किसी हालत में दबाव नहीं मांगा। तो ये जो ज्ञानी, जो बड़े अच्छे
लोग समझदार रहते हैं, वो लोग किसी भी हालत में कोई दबाव नहीं मानते। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है, बशर्ते आप संविधान पढ़ते हो, आपको उसकी जानकारी हो और आप अपने अधिकारों को समझते हो, अपनी ताकत को समझते हो और को उसका इस्तेमाल करने की आप में बुद्धि हो, तब, अन्यथा नहीं। ये है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं जो है ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं या जितने भी आंदोलन हुए हैं, मुझे ये कहना है कि जितने भी ये जो डिमोनेटाइजेशन किया, आपका जीएसटी किया, उसके बाद जो सीए एनआरसी किया और उसके बाद ये किसान आंदोलन जो आज हो रहा है, हमें बीजेपी के पीछे कौन है, आरएसएस है, उसकी आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। ये प्लान जो है प्री प्लान है, ये कोई ऐसा नहीं है, रैंडमली नहीं किया गया, जो सोचा समझा प्लान है। ये जो है ये जो जून में लाया गया, 2-3 महीने में चीजें आ जाती हैं। नहीं, इससे पहले के मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीजें 2-3-4 महीने में नहीं आ जाती है। आप इसकी प्लानिंग बहुत पीछे से, अगर आप वाजपेयी गवर्नमेंट में जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, आप उस समय से अगर देखें, ये प्लानिंग उस समय से चल रही है लगातार। इस भी किसान बिल के विषय में जो वो बनाया गया, जो कमेटी बनाई गई, वो तभी 2000 में 2002 में तभी बनाई गई, तब से वो चल रही है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और सीए एनआरसी वाली जो बात आई थी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी। अफसोस के जो बीच में कांग्रेस सरकार रही थी, जिसे ये खत्म कर देना चाहिए था पूरी तरह से, उसने भी कोई काम नहीं किया, वो भी इसी रास्ते पर चलती रही। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस भी उसी आरएसएस के हाथों का खिलौना है, जो कांग्रेस आरएसएस बीजेपी को फ्रंट पे करके और इस देश को तबाह करना चाहती है। इसको समझना पड़ेगा सारी चीजें। जैसे आरएसएस का एजेंडा है 2025 में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, वैसे वैसे ये लोग जैसे 2025 के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे जनता का शोषण कई गुना बढ़ते जाएगा। ये जनता को अभी समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए है कि आज जो आंदोलन है ये किसानों के हाथ में, और वो भी वहाँ का किसान, पंजाब का किसान, जो हर चीज़ में सक्षम है। और किसान ही एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा शख्सियत है जो आंदोलन को पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। उसको किसी के प्रेशर से डर नहीं लगता, उसको किसी से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने एक स्ट्राइक की थी, जिसमें 23 मांगें थी। उस 23 मांग में से एक भी मांग नहीं मांगी गई और हाई कोर्ट ने बोला कि आपको आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है, वापस ले लिया। इसका मतलब है, मेरा ये कहना है कि देश की जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है वो बिक चुकी हैं और डरी हुई हैं, वो आंदोलन करने की दमखम नहीं रखती है। इस बार जो आंदोलन हुआ है, ये किसानों के हाथ में आंदोलन है और वो भी पंजाब के किसान इसको लीड कर रहे हैं, जिनमें पूरी दमखम के साथ लीड कर रहे हैं। अगर इस बार नहीं कुछ कर पाए, अगर इस बार हम नहीं जीते, तो मोदी हमको 2025 से आने से पहले हमको जेल की सलाखों के पीछे, पूरे देश को, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सिख को, पूरे देश को जेल की सलाखों के पीछे रखेगा। उनको गाड़ी लेने जाएगी और गाड़ी लेके आएगी, मजदूरी कराएगी और मजदूरी करा के वापस जेल में डाल दिया जाएगा। गंदा पानी, गंदे टॉयलेट और 2 रोटी खाने को मिलेगी। अगर जनता इसके लिए तैयार है तो इस आंदोलन को अपोज करें, नहीं तो जनता को इस आंदोलन को जहां भी जो भी पॉसिबल होता है, अपनी जो भी सहूलियत के हिसाब से उस जनता को इस आंदोलन को सपोर्ट करना। ठीक है, लास्ट कमेंट लेंगे सर। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम जो समाज के हर वर्ग के लोग जो है वो आकर के इस आंदोलन को सपोर्ट करें। जैसे सीए एनआरसी जो था, पहले जो असम में आया था सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये 2014 में आया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़े आंदोलन पूरा देश भर में होगा। लेकिन जो है हम असम के लोग जो है उधर आंदोलन करते रहा, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी दिखाया नहीं है। इवन अभी जो आज जो किसान आंदोलन जो है असम में लाखों के हिसाब जो है असम के मैदानों में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। तो उसी तरीके से जो है मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी और जो आरएसएस जो हिंदूवादी लोग हैं, अपनी माँ तक छोड़ता नहीं है। उसकी उदाहरण है नरेंद्र मोदी। अभी देखना 93 साल का उसकी माँ जो है, बंगाल के इलेक्शन से पहले उसके फोटो खूब वायरल होगा। बाकी तो हम इसको जो देश की जनता है सबको अपील करना चाहूँगा, सिख भाई जो है आज इस आंदोलन को जो है दिल्ली में जो लीड कर रहे हैं। असम में हमने बहुत साल पहले से हमने इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। तो इस आंदोलन को देख करके हम असम से दिल्ली आए हैं। हम बिल्कुल दिल से और हर किस्म से जो है हम हर रोज़ इस आंदोलन को साथ देने के लिए आते हैं। बिल्कुल उन्होंने हाजिरी भरनी सी, रेस करके ना होने करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਮਿਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ आसाम तक कुछ वीर आए ने, उन्होंने गलबात करते हैं। जी हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम हिजम राजेंद्र सिंह है, मैं असम का रहने वाला हूँ और इस आंदोलन को साथ देने के लिए आया हूँ। हम खेती बाड़ी मंत्री जो नरेंद्र तोमर जी जो है उनसे अपील करना चाहूँगा। वैसे ही टमाटर की तरह उनके भी गाल लाल लाल हो गए मशरूम खा खा करके। हम उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस बिल को वापस ले ले। जो इन्होंने जो 3 कानून जो बनाए इसको वापस ले ले। किसानों ने कभी मांगा नहीं है, जबरदस्ती थोपा जा रहा था। और जहाँ तक की बात रहे जो एमएसपी का तो काफ़ी सालों से जो है, जब से जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट जो है, जो रिकमेंडेशन है, तब से मांगे आ रहा है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की ये नहीं है, ये पीछे से ही भी प्रॉब्लम होकर के आ रहा है। पर ये नरेंद्र मोदी सरकार इतने बहुमत से होकर के, नरेंद्र मोदी की सरकार जो इतने बहुमत से होकर के आया, तो इनके पास ताकत था करने का, सब कुछ करने का ताकत है, जज्बा होना चाहिए, लेकिन उनके पास मंशा नहीं है। इतना और भी अपील करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को, अगर वो कहीं फंस गया है या मुकेश अंबानी या अडानी, गौतम अडानी का हाथ में कहीं गलती से फंस गया है, कोई कागज़ फंस गया उसके पास में, उसकी कहीं गलत कारनामा से कहीं फंस गया है, तो पब्लिक को आकर के बताइए या किसानों को आकर के बताइए, यहाँ पर आकर के बताइए यार मेरे से गलती हो गई, ये फंस गया इन दोनों के हाथ में, इसलिए मुझे मजबूरी है उनका जो बिल जो है इनके साथ देना। तो ऐसे कुछ वो सरेंडर करें या कुछ अपनी तरफ से बताएं, नहीं तो ये कानून जो है जब तक हमारा किसान जो पंजाब की सिख जो भाई जो है, हम इसको बड़े भाई मानते हैं। मैं सिर्फ असम से नहीं, ये देखो मध्य प्रदेश से भी लोग आया है, उत्तर प्रदेश से लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो है फंस गए तो पब्लिक को आकर के बताएं, किसानों को आकर के बताएं भाई मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई, मैं इनकी चंगुल से मैं निकल नहीं सकता, और आप मेरे को भी बचा लो, देश को भी बचा लो, एक बार सरेंडर कर दो। हम ये अपील करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी से। असम से आप आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से क्या आवाज़ आ रही है? आप आए हैं, अकेले आए हैं, असम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि असम के लोग क्या कह रहे हैं इस बात? मैं सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊं, असम में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आज से नहीं, ये तो पंजाब में शायद 2-3 महीने से शुरू हुआ है। असम में उससे पहले से ही आंदोलन बहुत बड़े पैमाने में चल रहा था। ये किसान के आंदोलन है। अच्छा। हमारा उधर जो है असम के एक डेमोग्राफी की चेंजेस की वजह से जो है उधर की अलग मसला है। असम में जो है बहुत बड़े चाय के खेतियाँ होते हैं। चाय के खेती जो है पहले छोटे छोटे किसानों के हुआ करते थे। टाटा बिरला ने उसको, टाटा और बिरला की कब्जा में है वो, मतलब 4-5 किलोमीटर में नहीं है। एक चाय बागान जो है करीब 50-100 किलोमीटर के दायरे में होता है। वो सारी ज़मीनें जो है आज से 50-60 साल पहले जो है टाटा ने कब्जा कर चुका है। छोटे छोटे किसानों के जैसे 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन हुआ करते थे, वो टाटा बिरला ने उनको कब्जा कर चुका है। उसी के खिलाफ और असम में बहुत बड़ी नेचुरल रिसोर्सेस होता है, और उसकी वजह जो सरकार की जो गलत जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो है नेचुरल जो डिजास्टर आने का संभावना है, जैसे दाम को बनाना अननेसेसरी, और ब्रह्मपुत्र के ऊपर दाम बनाना, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मतलब नेचर की बिल्कुल अपोज होता है। उसके खिलाफ अखिल गोगोई हमारे असम कृषक मोर्चा की नेता है, इंटरनेशनल फिगर है, मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। वो आदमी बार बार जेल में, हमने असम भवन में भी जाकर के हमने कई आंदोलन प्रदर्शन किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस नरेंद्र मोदी सरकार के सामने हम जो है बोना तो साबित हुआ, ये नहीं बोलेंगे, हम उनको घुटना तो दिखवाएंगे जरूर। उसको जो है अखिल गोगोई को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा जेल में अभी 1.5 साल से बंद है। हम अभी भी कल भी जो है आगजनी असम में गुवाहाटी में हुआ है। उसी को ये कृषि आंदोलन की एक पार्ट है। मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर जो था पूरा समस्त उत्तर पूर्वी भारत का एक जो उत्तर पूर्वी किसान मोर्चा का एक संस्थापक था, तो हम उसी का प्रेरणा, मैं आज भी हमारे जो पिताजी किसान था, तो हम उसी किसान जो दिल्ली के जो आंदोलन जो है इसको समर्थन करने के लिए आपके सामने 26 तारीख के बाद जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन हम यहाँ पर आते हैं।